देखेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे कि वेव्स जो कि बात हो रही है वेवलेट के अंदर, वेव्स कितनी किस्म की हैं। तो इस लेक्चर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ आपको तस्वीरें नज़र आ रही, चेक कीजिए कि हमारे पास किस किस्म की वेव्स मौजूद हैं। सबसे पहले मोरलेट वेव्स, ये आपको कोसाइंस के फंक्शन में नज़र आ रही हैं। ये एक फिर आपके पास विचेस वेव्स मौजूद हैं। ये देखें, इनकी कॉफ्लेट्स वेव टाइप मौजूद है। ये इसकी शक्ल इस तरीके से होती है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें एक और है हमारे पास बायऑर्थोगोनल वेव्स हैं। ये बायऑर्थोगोनल वेव्स का क्या मतलब है, 90 डिग्री के एंगल्स में हैं। ये बिल्कुल डिस्क्रीट, आगे जाके हम देखेंगे कि कंटिन्यूस वेवलेट भी होती हैं और डिस्क्रीट वेवलेट भी होती हैं। आपके पास सिंपलेस्ट वेवलेट मौजूद हैं। ये कुछ टाइप्स मैंने आपको शो करवा दी हैं। नेक्स्ट, इनकी जो कंसेप्ट हैं इन वेवलेट्स को, अब ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्केलिंग पीछे थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब स्केलिंग की मज़ीद डेफिनेशन जो ऑपरेशन पर इन वेवलेट्स के अंदर जो दो जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक स्केलिंग का है और दूसरा शिफ्टिंग का है। पिछले लेक्चर में हमने स्केलिंग की बात की थी, शिफ्टिंग यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की थी। आज हम इसकी भी बात करेंगे, स्केलिंग से क्या मुराद है और ट्रांसफॉर्मेशन यानी शिफ्टिंग से क्या मुराद है। स्केलिंग की जो डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग बाय T/S यानी टाइम डोमेन है, और डिवाइड बाय आपके पास यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर है। अब ये स्केलिंग फैक्टर 2 स्टेप भी हो सकता है, 4 स्टेप भी हो सकता है, 8 स्टेप भी हो सकता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा। तो वेयर S इज इक्वल टू स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 0, ये जो T/S हमने करना है, ये जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एंड S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, ये जो स्केलिंग फैक्टर है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मीन्स के स्केलिंग फैक्टर अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर आप स्केलिंग फैक्टर कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ एक सिग्नल दिया हुआ, ये देखें, ये कोसाइंस का एक सिग्नल है। इसमें आपके पास 10 हर्ट्ज साइन वेव यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसको साइन वेव कहा है कि ये देखें आप एंड डाउन साइन वेव इस तरीके से होती हैं। अब स्केलिंग फैक्टर 10 हर्ट्ज है साइन वेव बाई 2, तो 10 हर्ट्ज को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 हर्ट्ज आ जाएगा, जिससे फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो कम हो गई है। ये देखिए, पहले फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी, अब ये 1 2 3 4 5 आ रही है, 5 हर्ट्ज। इसलिए कहा था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्केलिंग के। स्केलिंग फैक्टर को 4 पे डिवाइड करेंगे ये और कम हो जाएगी, 6 पे डिवाइड करेंगे और कम हो जाएगी। जिस तरीके से स्केलिंग फैक्टर बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी जो है कम होती चली जाएगी, इस तरीके से होगा। अब जब हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर बात करेंगे कि हम छोटे स्केल पर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो टेम्पलेट साइज़ लेना है या जो विंडो साइज़ लेनी है वो आप छोटी ले रहे हैं। अगर आप स्केलिंग फैक्टर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप विंडो साइज़ जो है वो बढ़ा रहे हैं। उसमें कोएफिशिएंट इसमें 5 मिले हैं, इसमें जो कोएफिशिएंट है वो 10 हैं। ये कुछ फंक्शन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। ऊपर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू CF हमारे पास है टाइम डोमेन के अंदर, और S यानी स्केलिंग फैक्टर है, और सिग्मा T ये हमारे पास ये फैक्टर दिया हुआ, स्केलिंग फैक्टर दिया हुआ है टाइम के लिहाज से। तो यहाँ पे सिग्नल देखें इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 और यहाँ पे आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 1 है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया है, आपका सिग्नल जो है ज़रा स्केल हो गया है।
यहाँ वेवलेट स्केल 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 है। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्केलिंग फैक्टर 2 है तो ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड 2 करेंगे, 4 है तो डिवाइड 4 करेंगे, 8 है तो जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है 8 डिवाइड 8 करेंगे, 16 है तो वो जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है 16। जब हम पिछले लेक्चर पे थे तो 1/2 लिख रहे थे, वो इसलिए कि हम ये सपोज किए हुए थे कि फ्रीक्वेंसी जो है 1 है। अब फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो एक यूनिट, 1 मीन्स एक यूनिट, यानी टोटल वो जितनी भी है तमाम को 2 पे डिवाइड किया। अगर वो यूनिट 10 है तो 10/2, वो यूनिट 20 है तो 20/2 करेंगे, अगर वो यूनिट 100 का है तो 100/2 करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो भी होगी डिवाइड 4 करेंगे, तो ये 4 स्टेप भी आप इसको कह रहे थे, 2 स्टेप, 4 स्टेप, 8 स्टेप, 16 स्टेप स्केलिंग फैक्टर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्केलिंग फैक्टर अगर आपका लार्ज होगा, फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी। इन्वर्सली क्योंकि प्रोपोर्शन है तो लार्ज स्केल फैक्टर होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है लो होगी। अगर इसी तरीके से स्मॉल स्केल फैक्टर होगा तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी वेरी हाई होगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी नीचे दी हुई है। स्मॉलर स्केल फैक्टर रिजल्ट इन ए श्रंकन, मीन्स के आपकी जो वेवलेट है वो श्रिंक कम हो रही है। इस देखें ये वेव है, ये इसके अंदर गैप ज़्यादा है, ये गैप ज़्यादा है, इसको आप श्रिंक करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, स्केल फैक्टर जो है संभाल रखेंगे। अगर स्केल फैक्टर वेरी वेरी लार्ज करेंगे तो ये श्रिंक की बजाय ये क्या हो जाएगी, ये वेवलेट जो है ये स्केल हो जाएगी, बढ़ जाएगी वैल्यू इसकी, ये वेव जो है आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यूज़ ऑफ स्ट्रेच्ड वेवलेट, ये जो स्ट्रेच्ड है ये कैसे होगा, ये स्केलिंग फैक्टर को कम करने से होगा। स्ट्रेच्ड वेवलेट हेल्प्स इन कैप्चरिंग द स्लोली वेरिंग चेंज इन ए सिग्नल। ये जो स्ट्रेच्ड वेवलेट है इसका मतलब ये है कि आपने सिग्नल्स को यूं खींचा। इसका मतलब ये है कि आप उस वेरिएशन को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर वेरिएशन जो है वेरी वेरी स्मॉल है। और यहाँ पर देखें ये स्मॉल वेरिएशन, जब ये इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, ये वेरिएशन बड़ी तेज़ी के साथ है और यहाँ चेंज हुई, अब्रप्टली फिर चेंज हुआ, फिर अब्रप्टली चेंज हुआ, फिर अब्रप्टली चेंज हुआ, ये बार बार चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा आएगी। तो स्ट्रेच के जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कम होता चला जाएगा, और जब आप इसको श्रिंक करेंगे तो ये जो चेंज है ये अब्रप्टली हो जाएगा, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। ये अगर आपको कर्सर नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। While a compressed wavelength helps in capturing the abrupt change, ये बात मैं बता चुका हूँ, ये पिछली compressed है तो फिर abruptly चेंज हो रहा है, अगर stretched है तो स्लोली चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं शिफ्टिंग की, क्योंकि लेक्चर के शुरू में हमने बात की थी कि 2 फैक्टर को हम देखेंगे, एक स्केलिंग फैक्टर होगा और दूसरा जो है शिफ्टिंग फैक्टर होगा। अब शिफ्टिंग फैक्टर कैसे होगा कि एक फंक्शन है आपके पास, आप टाइम t है, टाइम माइनस k, आप जब k उसमें से टाइम माइनस करेंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके होंगे। इस शिफ्टिंग का क्या फ़ायदा होता है, ये देखें, ये हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं और ये हमारे पास ये वेवलेट आ रही है। इस वेवलेट को बजाय इसके कि हम यहाँ पर इसको एनालिसिस करें, इस जगह पर हमने इसको शिफ्ट किया और इसको इस जगह पर ले आए। यहाँ पे देखा कि एनालिसिस क्या हो रहा है। ए शिफ्टेड वेवलेट्स represented using this notation means that the wavelet is shifted and centered at k। t पर थी, उसको शिफ्ट किया k वाली जगह पर, तो उसको फंक्शनली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन कितनी है? वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन 2 किस्म की होती हैं, एक है कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी है डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन।
लेक्चर के शुरू में हमने जब टाइप्स डिस्कस की थी उसमें भी मैंने इस्तेमाल किया था कि जो कंटिन्यूस वेवलेट होती हैं वो बगैर किसी गैप के आपके पास सिग्नल्स आता रहता है, और जो डिस्क्रीट होती हैं वो गैप्ड सिग्नल्स होते हैं, यानी एक वैल्यूज़ कुछ आ रही होती हैं और फिर एक गैप के बाद फिर आपके पास सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सिग्नल्स को डिस्क्रीट वेवलेट। कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस वेवलेट की जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर हमने कुछ दी हुई हैं। ये देखें, की एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस वेवलेट एनालिसिस आर टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये जो कंटिन्यूस वेवलेट हैं ये टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कहलाती हैं। एंड फिल्टरिंग ऑफ टाइम लोकलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने बिफोर फिल्टरिंग हमने फिल्टरिंग नहीं की, और यहाँ पर फिल्टरिंग करने के बाद हमने क्या किया है, 25 हर्ट्ज पे जो कंपोनेंट्स थे उनको रिमूव कर दिया है। ये जो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा था ये 25 हर्ट्ज यानी स्केलिंग फैक्टर के अंदर 25 फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही थी, हमने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया। इस इमेज के अंदर ये चीज़ अब शो नहीं हो रही। डिस्क्रीट वेवलेट ये तो थी फोरियर। कंटिन्यूस वेवलेट में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को फिल्टर करने के बाद एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया है। और जो डिस्क्रीट है इसमें हम इन्हांस करते हैं अपनी इमेज को। ये देखें, ये पहली इमेज थी, फिल्टरिंग से पहले थी, और यहाँ पे आपको देखेंगे काफ़ी सारे धब्बे नज़र आ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं। जब हमने फ़िल्टर अप्लाई किया तो यहाँ पर स्मूथनेस आ गई है। स्मूथनेस मीन्स कि ये जो वेरिएशन है वो काफ़ी कम हो गई हैं, जिससे सीन को समझना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई इमेज ब्लर आ रही है, आप क्या करेंगे, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके या डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप इमेज को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द की एप्लीकेशन फॉर डिस्क्रीट वेवलेट एनालिसिस आर डीनॉइजिंग एंड कंप्रेशन ऑफ सिग्नल्स एंड इमेजेस। किसी भी सिग्नल्स के अंदर छोटी छोटी जो वेरिएशंस हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं इसको। ये वो बात है जो हमने पहले लेक्चर में हमने कहा था, जो सिग्निफिकेंट चेंज है वो ये है, जो ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको चीते की, यह सिग्निफिकेंट चेंज है। और ये जो चेंज है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी चेंज है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा, इसको हमने ज़ीरो कर दिया है। इसको ज़ीरो करने से ये रिमूव हो गई हैं, ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे, ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे ये रिमूव हो गए हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, लार्ज ऑब्जेक्ट्स थे, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखें, डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन की एक और इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज है और अब हमने इसको कंप्रेस्ड किया है। इसके अंदर जो लाइटनेस है, ये शार्पनेस है इसके, ये यहाँ पे ज़रा कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। The key application of discrete wavelet analysis are denoising and compression of signals and image। ये वही पुरानी ही एप्लीकेशंस है। और continuous wavelet के हवाले से you can use this transformation to obtain a simultaneous time frequency analysis of a signal। Analytic wavelets are best suited for time frequency। Analytic wavelet एक क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि ये फंक्शन है, और एनालिटिक वेवलेट का एक जो फंक्शन है ये बेस्ट है सूटेड फॉर टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एज दीज वेवलेट डू नॉट हैव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इसके अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती। दिस लिस्ट इंक्लूड्स सम ऑफ द एनालिटिक वेवलेट्स दैट आर सूटेबल फॉर कंटिन्यूस वेवलेट एनालिसिस। अब ये जो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो एक तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स किए, उसमें हमने 8 किस्म के सिग्नल की टाइप्स देखी, जिसमें डिस्क्रीट सिग्नल्स भी देखे और कंटिन्यूस सिग्नल भी देखे। फिर हमने देखा डिस्क्रीट वेवलेट सिग्नल्स की क्या एप्लीकेशंस हैं और कंटिन्यूस वेवलेट की क्या एप्लीकेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इमेज के कंटिन्यूस वेवलेट कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या है और किस तरीके से हम इसको
टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर देख